नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सिटी ऑफ ज्योग्राफी में। दोस्तों, भूगोल में वायुमंडल एक महत्वपूर्ण चैप्टर मानी जाती है। इस चैप्टर से हर एग्जाम में किसी न किसी तरह का क्वेश्चन आ ही जाता है और हमारे नेट, JRF, UPSC जैसे एग्ज़ामों के लिए तो इस चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो दोस्तों, वायुमंडल के बारे में ऐसे तो सबको कुछ न कुछ पता है ही, लेकिन फिर भी हमारे भूगोल के दृष्टिकोण से ये क्यों महत्वपूर्ण है, अगर इसे जानना है दोस्तों, तो आप इसे जानने के लिए सिर्फ अपने श्वास को 2 मिनट के लिए रोक कर रखिए और फिर बताइए वायुमंडल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, चलिए आज हम लोग वायुमंडल की संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। वायुमंडल हमारे पृथ्वी में विभिन्न रूपों में, या तो कहें विभिन्न गैसों के रूपों में संगठित पाई जाती है और इनकी प्रतिशत भी विभिन्न अक्षांशों पर विभिन्न समय और स्थान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भिन्न भिन्न पाई जाती है। जैसे कि ध्रुवों की ओर अगर ध्यान दिया जाए तो वहाँ पे वायुमंडल का जो स्तरीकरण का ऊंचाई होता है वो प्रायः कम होती है, जबकि विषुवत रेखा की ओर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। उसमें भी गर्मियों के दिन में इसकी ऊंचाई और शीत ऋतु में इनकी ऊंचाई में भी अंतर पाई जाती है। पृथ्वी को चारों ओर से गैसों का आवरण घेरे हुए है, उसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी को गैसों का एक आवरण है जो एक चादर के जैसा हमारे चारों तरफ से लपेटा हुआ है, या कहें तो घेरे हुए हैं। इसे हम लोग वायुमंडल के नाम से जानते हैं। यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी के ही चारों ओर घिरा हुआ, या कहें तो लिपटा हुआ पाई जाती है, और गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही यह हमारी पृथ्वी से अनंत आकाश में भ्रमण नहीं कर पाती है और पृथ्वी के साथ चिपकी हुई एक चादर के जैसा पाई जाती है। वायुमंडल में हवा की कुल मात्रा एक अनुमान के अनुसार 6 × 10⁻15 टन मानी गई है। वायुमंडल की ऊंचाई 1000 किलोमीटर से भी अधिक होती है। वायुमंडल हवा में 75% भाग 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक और 50% भाग मात्र 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही सीमित है। इससे हम लोग यह अनुमान लगा सकते हैं कि हवा का जो अधिकतम भाग है, या तो कहें इसका संगठन है, वह हमारे पृथ्वी के इर्द गिर्द ही पाई जाती है। और जैसे जैसे हमारे पृथ्वी से ऊंचाई, या कहें तो दूरी अनंत आकाश में बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारा वायुमंडल की सघनता धीरे धीरे विरल होती जाती है। वायुमंडल की रचना विभिन्न प्रकार की गैसों, जलवाष्प, धुएं, धूलकणों आदि से हुई है। मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के मिलने के स्वरूप हमारे वायुमंडल का 99.9% भाग पूर्ण होता है, जिनमें नाइट्रोजन का परसेंट 78.08% पाया जाता है, जबकि ऑक्सीजन का 20.94% पाई जाती है। मुख्य रूप से वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन,
आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प की मात्रा 99.9% है। वायुमंडल के विद्यमान होने से मनुष्य के सिर के ऊपर 335 kg वायु भार पड़ता है। कहने का मतलब है जो वायु का दबाव है दोस्तों, वायु भार जिसे हम लोग कहते हैं, वायु दबाव भी कहते हैं, वायु दाब भी कहते हैं, उसका जो प्रेशर होता है हमारे सर के ऊपर, संपूर्ण वायुमंडल का जो भार है वह 335 kg के आसपास होती है। सोचिए दोस्तों, अगर इसका भार हमारे सर के ऊपर ना पड़ता तो हम लोगों का हाल क्या होता। वायुमंडल में ऊंचाई, अक्षांश, ऋतु, समय के साथ गैसों की मात्रा बदलती रहती है। इस दृष्टिकोण से गैसों को दो वर्गों में रखा जा सकता है। पहला अस्थायी गैसें, दूसरा अस्थायी गैसें। अस्थायी गैसों के अंतर्गत नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन मुख्य रूप से मानी जाती है। अस्थायी गैसों के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन को मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीजन गैस 100 किलोमीटर के ऊपर लगभग विलुप्त हो जाती है। अर्थात दोस्तों, जो ऑक्सीजन हमारी जीवनदायिनी गैस है वह हमारे धरती से ऊपर जाने पर धीरे धीरे प्रायः विलुप्त होती जाती है और 100 किलोमीटर के आसपास होने पर वह बिल्कुल खत्म हो जाती है। ठीक इसी तरह नाइट्रोजन गैस, यह भी लगभग 125 किलोमीटर के ऊपर समाप्त हो जाती है, जो कि हमारे लिए, हमारे शरीर के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्बन डाइऑक्साइड वस्तुओं के अपघटन, शैलों के अपक्षय, ज्वालामुखी विस्फोटों, मनुष्य द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। ओजोन गैस की 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है। वैज्ञानिक प्रगति तथा अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में किए गए प्रयत्नों के द्वारा ओजोन गैस का तेजी से विलुप्त हो रहा है, या कहे तो ह्रास हो रहा है। गैसों के अतिरिक्त आयतन के अनुसार वायुमंडल में लगभग 4% जलवाष्प सदैव विद्यमान रहती है। जलवाष्प समय एवं स्थान एवं समय के अनुसार अत्यधिक परिवर्तनशील पाई जाती है। आर्द्रता तथा तापमान के अनुसार भी इनकी मात्रा में परिवर्तन होता रहता है। ध्रुवीय क्षेत्रों के शुष्क वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा अधिक पाई जाती है। वायुमंडल की संपूर्ण जल वाष्प का 90% भाग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। धरातल से प्रति सेकेंड 1.6 करोड़ टन जलवाष्प वायुमंडल को प्राप्त होता है। अर्थात वाष्पीकरण क्रिया के फलस्वरूप हमारे धरती से 1.6 करोड़ टन पर सेकेंड जलवाष्प अर्थात भाप वायुमंडल को मिलती रहती है। यदि वायुमंडल की संपूर्ण आर्द्रता संघनित होकर बरस पड़े तो दोस्तों समस्त भूमंडल पर 1 इंच वर्षा हो सकती है। संतृप्त वायु उसे कहते हैं हम लोग दोस्तों, जब किसी निश्चित तापक्रम पर किसी वायु राशि में जलवाष्प की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि वह वायु और अधिक जलवाष्प को अपने आप में, अपने समूह में एक्सेप्ट ग्रहण नहीं कर सकती है। तो ऐसी अवस्था जब हो जाती है दोस्तों, तो उस अवस्था को हम लोग संतृप्त वायु या सैचुरेटेड एयर कहते हैं। गैसों तथा जलवाष्प के अलावे वायुमंडल में अधिकतर ठोस कण पाए जाते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। इन्हें हम लोग एयरोसोल के नाम से जानते हैं दोस्तों। एक पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में ऐड कर दिए जाते हैं कभी कभी। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पे लास्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जलवायु को और डिटेल से जानेंगे कि हमारे एग्ज़ाम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। उसी के अनुसार हम अगला वीडियो में आप सभी से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। दोस्तों आप लोग हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम
इंटरनेट से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को, इन्फॉर्मेशन को अपलोड करते रहते हैं। और हमारे जितने भी क्लासेस होते हैं उनका PDF आप अगर लेना चाहते हैं, इंटरनेट JRF UPSC ज्योग्राफी सर्च करें टेलीग्राम पे जा कर के, वहाँ आपको हमारे क्लास मिल जाएगा। धन्यवाद।